हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट में अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि क्लास 11th की अकाउंटिंग का एक चैप्टर है। जिसके अंदर अगर हम देखें तो भाई ये पहला चैप्टर है जो हमें न्यूमेरिक कराना सिखाता है कि इसके अंदर हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले से ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत थियोरिटिकल चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि बाकी इससे पहले के जो चैप्टर्स है उसके अंदर थियोरी बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी जो थियोरी पोर्शन जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, हम वो इसके साथ ही कवर करेंगे और आपको 100% समझ में आएगा। तो एंड तक जरूर देखिए इस सेशन को, और साथ साथ जहां पे सवाल आए सॉल्व करते चलिए। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई हमारा पहला पहला टाइप का चैप्टर है, तो हमें पता तो होना चाहिए अकाउंटिंग क्या होती है, किसके लिए करते हैं, सारी चीजें। तो भाई सिंपल सी बात है कि हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करते हैं, और बिजनेस के माइंड सेट मतलब बिजनेस के हिसाब से सोचना है। तो बिजनेस के हिसाब से सोचना है, तो बिजनेस चलता कैसे है, बिजनेस कैसे रन होता है, सबसे पहला पॉइंट यही आता है ना। तो अगर हम बात करें बिजनेस कैसे चलता है, तो टू रन अ बिजनेस हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं फंड्स। क्या चाहिए होते हैं? फंड्स चाहिए होते हैं, पैसा चाहिए होता है, तभी तो बिजनेस चल पाता है। कभी आप किसी से पूछ बोलो कि भाई मुझे बिजनेस करना, तो सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या रेज करेगा कि पैसा है तुम्हारे पास? तो वही चीज है कि सबसे पहले हमें पैसे की जरूरत होती है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, अब पैसा ये जो है, ये फंड जो है, ये कहाँ से आएगा? तो भाई जो ये भाई साहब हैं, कहते हैं मैं हूं ना, कौन है ये ओनर है। अगर हम इनके पास पूरा पैसा ना हो, मान लो कि भाई बिजनेस को अगर हमें रन करना है, तो बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेस को पैसा चाहिए क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारी ऐसी चीजें चाहिए होती हैं जो पैसे से ही आती हैं। जैसे आप एग्जांपल लो कि हमें ऑफिस के लिए बिल्डिंग चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए बेटा? बिल्डिंग चाहिए। अब बिल्डिंग कहाँ से आएगी? फ्री में आएगी? नहीं। चलो बिल्डिंग नहीं खरीद सकते तो रेंट तो देना पड़ेगा कहीं, तो आप रेंट पे ही ऑफिस बनाओगे। तो उन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए, फर्नीचर के लिए पैसा चाहिए। आप जो सामान बेचोगे, जैसे हम मोबाइल शॉप पे क्या होता है, मोबाइल खरीदते हैं और बेच देते हैं कस्टमर को, तो मोबाइल वो क्या है, हमारे लिए स्टॉक है। तो वो तो आएगा, खरीदोगे तभी तो, पैसा तो चाहिए ना उन सब चीज़ों के लिए। तो यही बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है कि जो हमें फंड्स चाहिए होते हैं, वो एक मतलब एक लिमिट तो होती होगी कि भाई हमें 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख चाहिए। मान लो कि हमें 20 लाख के फंड्स चाहिए, मतलब इतना होना ही चाहिए, तभी जाकर के अपना बिजनेस मस्त एकदम शुरू हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो जो ओनर है वो कहता है मैं हूं ना, लेकिन भाई इसके पास भी 15 लाख है, तुम्हारे मैं हूं ना का क्या करें, है ना भाई, 15 लाख रुपए। तो फिर बैंक कहता है कि अभी हम जिंदा हैं, तो ये कहता है कि बाकी के 5 लाख मुझसे ले लो। ऐसे ही तो करोगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे कि जितना अपने पास है वो तो लगाओगे, साथ साथ थोड़ा सा लोन ले लेंगे, बिजनेस लोन, है ना। तभी तो बिजनेस का आइडिया थोड़ा ना ड्रॉप करना है, बिजनेस करना है तो इस तरह से ये जो ओनर ने लगाया, ओनर का पैसा, ठीक है, वो प्लस ये जो बैंक से लिया वो तो हमारा उधार है। ठीक है, वो हमारा क्या है, उधार है, बैंक को तो वापस करना है। लेकिन आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप अपने आप को वापस थोड़ी करोगे। लेकिन बिजनेस जो है, बिजनेस के लिए तो आप भी क्या हो, एक उधार ही हो। अभी समझते हैं आगे। तो बात शुरू होती है कि भाई जो आप बात कर रहे हो कि हमें बिल्डिंग खरीदनी है, हमें फर्नीचर खरीदना है, ये सब क्या है, स्टॉक लेना है, तो ये सब है रिसोर्सेस। रिसोर्सेज जो बिजनेस को रन करते हैं, जो हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करेंगे, और इनको हम क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं असेट्स। क्या बोलते हैं? असेट्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? संपत्ति बोलेंगे। अब ये जो असेट्स हैं, इन्हीं के लिए तो हमें क्या चाहिए था, 20 लाख। हमारे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लिया ना हमने कि हमें 20 लाख चाहिए, तो इन्हीं के लिए, इन असेट्स को खरीदने के लिए हमें 20 लाख रुपए चाहिए। और वो कहाँ कहाँ से आए? तो ये जो आए, पहली बात तो हमने उधार लिया था, तो उधार को हम क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे भाई? लाइबिलिटी। तो बैंक से हमने लोन लिया था 5 लाख रुपए का, और प्लस कैपिटल। सर ये कैपिटल क्या होती है? कैपिटल मतलब जो ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, ओनर का पैसा कितना था? 15 लाख रुपए था। तो अब हमें समझ में आया, उधार को और ओनर के पैसे को जोड़ करके जो वैल्यू आ रही है वो है असेट की वैल्यू। तो इस तरह से हमें क्या समझ में आया, उधार को लायबिलिटी बोलते हैं, ओनर के पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, और जो चीजें हमें चाहिए, यानी वो रिसोर्सेज जो हमारा बिजनेस को रन करेंगे, उन्हें हम बोलते हैं असेट। तो इससे एक इक्वेशन बन गई, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और ये इक्वेशन कहाँ पे हम पढ़ रहे हैं? ये इक्वेशन हम अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग के।
अकाउंटिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या हुआ, अकाउंटिंग इक्वेशन हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जो थोड़ा कैपिटल के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो भाई ये ओनर है, वो हमारा बिजनेस है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कुछ दे रहा है। अब क्या दे रहा है, अब रिसोर्सेस चाहिए थे इसलिए इसने पैसा दिया, कैश दिया है ना, पैसा दिया। अब मान लो कि यहां पर हमें फर्नीचर भी चाहिए ऑफिस के अंदर, और इसके पास ऑलरेडी फर्नीचर है, ठीक है, ऑलरेडी फर्नीचर है। तो क्या ये फर्नीचर नहीं दे सकता, जी बिल्कुल, कैश भी दे सकता है, और कोई रिसोर्स इसके पास है तो वो भी दे सकता है, ठीक है। कोई संसाधन है, कोई रिसोर्स है, या फिर असेट लिखो, अब समझ में आ ही गया है, रिसोर्स का मतलब असेट होता है, तो कोई और असेट है तो वो भी दे सकता है। तो अगर वो कुछ भी दे रहा है अपने बिजनेस को, वो कैपिटल कहलाता है। इसको अगर मैं बोलूं तो एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। समझ में आ रही है बात। लेकिन इसके पीछे एक और वजह है, और उसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये मान लो पेन मेरे पास है, क्या ये पेन मैं खुद को दे सकता हूं? पॉइंट ये आता है, सर आप खुद को कैसे दे दोगे, इस हाथ से इस हाथ में रख लोगे तो क्या आपने खुद को पेन दे दिया? नहीं, हम नहीं दे सकते। तो हम तो ये मानते हैं ना कि जो बिजनेस चला रहा है, जो बिजनेसमैन है, वही तो बिजनेस है। नहीं भाई, यहां पे हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, और अकाउंटिंग किसके लिए होती है, इसके लिए होती है। तो बिजनेस के लिए अगर अकाउंटिंग होती है तो जो ओनर है, जो ओनर है वो भी समझ लो कि बिजनेस से बाहर ही है, तभी वो इसको कुछ दे पा रहा है। इसका मतलब क्या कि बिजनेसमैन की और बिजनेस की जो आइडेंटिटी है वो अलग अलग है, दो अलग लोग हैं, ठीक है। ये हमें कौन बताता है बेटा, अकाउंटिंग के अंदर एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, अब इसने पैसा दिया, देखो बारिश हो गई पैसे की, अब उसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, बिजनेस एंटिटी हमें कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग हैं, यानी ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट। समझ में आ रही है बात, ये अलग अलग है, ओके। चलिए जी, सर समझ में आ गया। अब ये अलग अलग हैं, तो इसलिए ये जो बिजनेस है ये कहता है कि मेरी अकाउंटिंग हो रही है, और मेरे हिसाब से तुमने मुझे पैसा दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें एक टाइम पे, एक दिन में कभी ना कभी लौटाऊंगा जरूर। तो तुम्हारा पैसा भी मैं एक लाइबिलिटी की तरह ले रहा हूं, भले ही तुम मेरे अपने सगे हो, ठीक है। तो इसलिए जब हम लाइबिलिटी पढ़ेंगे, उधार पढ़ेंगे, तो उधार को भी हम दो तरीके से देखेंगे, एक ओनर का उधार और एक बाकी लोगों का उधार, यानी आउटसाइडर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो असेट, लाइबिलिटी और कुछ अदर पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। कैपिटल तो हमने पढ़ ली, तो वो भी हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो पहले हम लाइबिलिटी को थोड़ा बाइफरकेट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनल लाइबिलिटी होगी एक, वो क्या है, ओनर का पैसा, ठीक है, ओनर्स फंड, और वही क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। तो हम कभी भी इंटरनल लाइबिलिटी नहीं बोलते, हम सीधे कैपिटल बोलते हैं, समझ जाओ कि वो इंटरनल लाइबिलिटी है। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी की। अब ये क्या है, ये आउटसाइडर फंड है। आउटसाइडर मतलब बाहर के लोग, जैसे बैंक से लोन ले लिया या किसी से सामान उधार खरीद लिया, ये सारी चीजें। तो अब हम इसको सीधे लाइबिलिटी ही बोलेंगे। तो अगर आपको कहीं पे भी लाइबिलिटीज लिखा दिखाई दे, लाइबिलिटीज लिखा दिखाई दे, तो समझ जाओ वो क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। अदरवाइज कैपिटल ही बोलेंगे इंटरनल लाइबिलिटी को। बात समझ में आती है? तो अब एक एक करके हम एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे से चीजों को समझना शुरू कर देंगे, ठीक है, अच्छे से, कि असेट के अंदर क्या 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 पढ़ना है। बहुत सारी असेट्स होती हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं, और कुछ अदर टर्म्स हैं जो मैंने आपको वादा किया था कि साथ साथ पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आता है क्या, स्टॉक आता है। तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक वो वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर हम डील करते हैं बिजनेस में। जैसे अगर मान लो हलवाई की अगर हम बात करें, तो हलवाई क्या करता है, मिठाइयां बेचता है, उसके लिए मिठाई क्या है, स्टॉक है। समझ में आ रही है बात? एक कारपेंटर की बात करें तो वो क्या करता है, वो फर्नीचर बना करके बेचता है, तो कुर्सी, टेबल, सोफा, ये सब क्या है, उसके लिए स्टॉक है।
बात समझ में आ रही है? तो स्टॉक मतलब जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर हम किस चीज को खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, स्टॉक कहलाता है। ओके, फिर बात आती है डेटर्स की। डेटर क्या होते हैं? डेटर वो लोग होते हैं, जैसे मान लो मेरा बिजनेस है, तो बिजनेस ने क्या करा, बेचा सामान, सामान बेचा, सामने वाला आया कह रहा है भाई सामान दे दो बाद में पैसे दूंगा, तो बिजनेस ने किसी को उधार सामान बेच दिया, वो इंसान डेटर कहलाता है। ठीक है, वो इंसान डेटर कहलाता है, यानी वो इंसान जिसको हम बिजनेस ने स्टॉक बेचा लेकिन उधार बेचा, उसका अभी तक पैसा नहीं आया। समझ में आ रही बात? उसे हम क्या बोलते हैं, डेटर। अब अगर असेट को मैं जितना फील कर पाता हूं तो हिंदी में बात दिमाग में जल्दी चिपकती है, तो वो बातें बताता हूं। असेट वो होती है जो बिजनेस चलाने में मदद करती है, जनरल रूल बता रहा हूं, जरूरी नहीं है हमेशा यही हो, लेकिन असेट्स वो होती हैं जो बिजनेस को चलाने में मदद करती हैं, और असेट वो होती हैं जो बिजनेस से जाती हैं तो पैसा देकर जाती हैं। जैसे स्टॉक की ही बात कर लो, तो स्टॉक अगर मैंने बेचा और किसी ने मुझे पैसा दिया तो स्टॉक गया तब जब पैसा आया। लेकिन यहां पर देखो कि अगर स्टॉक गया पैसा नहीं आया तो ये तो कम से कम है, तो ये जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, यानी हमारे खाते बही खाते से इसका हिसाब किताब जब होगा तो ये मुझे पैसा देकर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, स्टॉक का जो पैसा था वो इसमें कन्वर्ट हो गया, यानी स्टॉक कन्वर्ट हो चुकी है डेटर नाम की एक असेट में। बात समझ में आ रही है? और ये जब जाएगा तो पैसा देकर ही जाएगा। ठीक है, जैसे कोई मशीन है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, कबाड़ में भी बेचोगे तो भाई कुछ कबाड़ी वाला भी तो देगा ही ना, तो कुछ ना कुछ पैसा जर्नली मिलता ही है। बात करते हैं इससे अगले पॉइंट की, वो है बिल रिसीवेबल। अब डेटर कई बार बोलता है कि भाई मुझे डेटर डेटर ना बोला करो, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ना कागज का टुकड़ा देता हूं, ठीक है, कागज के टुकड़े पे लिखा है इन्होंने कि भाई मैंने आपसे 5,000 का स्टॉक लिया, तो 5,000 का स्टॉक में जो लिया है 5,000 रुपये में 3 महीने बाद दे दूंगा, और साइन करके एक बिल दे देता है। ठीक है, कागज का टुकड़ा, इसको हम बोलते हैं बिल। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर आएगा जो आगे आप पढ़ेंगे, तो ये है बिल। और हमारे बिजनेस को इस बिल की वजह से पैसा रिसीव होगा, इसलिए इसको बिल रिसीवेबल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इस बिल की वजह से पैसा रिसीव होगा तो बिल रिसीवेबल बोलेंगे। ओके, चलिए, बहुत सिंपल चीजें अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। फिर बात करते हैं लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या आया, लाइबिलिटी में सबसे पहले हम देख रहे हैं क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर कौन होता है? अच्छा, असेट के बारे में एक और चीज मैं बोलूं कि फर्नीचर, बिल्डिंग, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं लिखी है मैंने। ठीक है, तो जो जैसे स्टॉक है, डेटर है, बिल रिसीवेबल है, ये नॉर्मली इंसानों को नहीं पता था, हमारे कॉमर्स के विद्वानों को पता होता, तो आप विद्वान बन चुके हैं। चलिए, तो क्रेडिटर के बारे में बात करते हैं। क्रेडिटर क्या होता है? अब बैंक लोन एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्रेडिटर आपके लिए नया वर्ड है, वो बताता हूं। तो क्रेडिटर कौन होता है? जैसे बिजनेस किसी से, जैसे मेरा मान लो मोबाइल का बिजनेस है, मैं मोबाइल बेचता हूं, तो मैं जिस होलसेलर से मोबाइल लूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं बोलूंगा भाई साहब मुझे ना 1,000 मोबाइल फोन दे दो, मुझे, मैं बेचूंगा तो पैसे आएंगे, मैं आपको लौटा दूंगा। तो बिजनेस जिससे सामान उधार खरीद रहा है, देखो डेटर वो जिसको सामान उधार बेच रहा है बिजनेस, लेकिन क्रेडिटर वो जिससे बिजनेस सामान उधार खरीद रहा है। सामान मतलब अपना स्टॉक, स्टॉक की वजह से डेटर बनता है, स्टॉक की वजह से क्रेडिटर बनता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्रेडिटर हो गए जिसको बिजनेस को, जिसको पैसा लौटाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस ने सामान उधार खरीदा था, स्टॉक उधार खरीदा, होल सेलर वगैरह। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारा क्या, बिल पेएबल। अब ये भी तो हो सकता है कि हमारा ही बिजनेस, यानी हमारा बिजनेस, हम एक बिल ड्रॉ करें और अपने क्रेडिटर को दे दें कि भाई बार बार ऐसे परेशान मत करो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, ये लो पर्ची, इस पे मैंने लिखा है कि आपसे मैंने 1,00,000 रुपए का स्टॉक खरीदा है, 3 महीने बाद मैं दे दूंगा। तो वो बिल, वो जो बिल है वो बेटा बिजनेस को उस बिल की वजह से पे करना है, क्या करना है, पे करना है, तो इसलिए वो बिल पेएबल है। बात समझ में आ रही है? तो देखो बहुत सिंपल है, ये दोनों चीजें एक ही हैं अगर देखी जाए तो। एक दो पार्टीज है ना, एक सामान उधार खरीदने वाली, एक जिसको पैसा मिलेगा, तो जिसको पैसा देना है उसके लिए वो बिल पेएबल है, और उस बिल से जिसको पैसा मिलेगा उसके लिए बिल रिसीवेबल है। सिंपल है। ठीक, चलिए, फिर आता है बैंक ओडी। ओडी को फुल फॉर्म क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब ज्यादा निकाल लेना बैंक से। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से ज्यादा पैसा निकाल दिया। तो कुछ ऐसे मतलब बिजनेस अकाउंट्स होते हैं बैंक के अंदर, है ना, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं बिजनेसमैन, तो उनको एक वो मिलता है भाई, एक फैसिलिटी मिलती है कि आपका जैसे मान लो 10,000 रुपए है बैंक बैलेंस, तो आप ना 15,000 रुपए भी निकाल सकते हो, आपको 5,000 की एक्स्ट्रा लिमिट मिली है। तो अगर आप
अपने बैलेंस से ज्यादा पैसा निकाल रहे हो, तो जितना ज्यादा निकाल रहे हो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, एक तरह से बैंक से उधार ही लिया, देना तो वापस पड़ेगा ही, तो ये भी एक लायबिलिटी होती है। ओके चलिए अब आगे बात करते हैं ड्राइंग्स की। सर ये तो बचपन से करते आ रहे हैं। बेटा ये वो ड्राइंग नहीं, चित्रकला नहीं है। ड्राइंग्स का मतलब है जब एक बिजनेसमैन, जब ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या फिर स्टॉक निकाल लेता है, ठीक है, अपनी ही दुकान से समोसे खा रहा है हलवाई, ड्राइंग्स, ठीक है, अपने क्या कहते हैं, मान लो घूमने गया तो अपने बिजनेस से पैसा निकालेगा, तो ड्राइंग्स है वो पर्सनल यूज के लिए। इसके बाद आता है एक्सपेंसेस, ये होते हैं हमारे खर्चे। खर्चे तो आप समझते होंगे ना, खर्चे अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो खर्चे वो होते हैं जो डेली बेसिस पे बिजनेस में होते हैं ताकि बिजनेस रन हो सके, ठीक है। जैसे हमारा मान लो स्टॉक आना होता है तो वही रिक्शे वाला स्टॉक लाता है या टेम्पू वाला स्टॉक लाता है, तो टेम्पू वाला पैसा लेता है ना, वो हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, ठीक है। कैरेज कार्टेज वगैरह बोलते हैं उसको, बाद में देख लेंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है। इनकम 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 तो इंग्लिश में ही पता है, हिंदी में बल्कि ना पता हो, हिंदी में क्या बोलते हैं, आय, ठीक है। इनकम यानी जो हमारी कहते हैं कमाई हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। कैसे होती है, स्टॉक को बेच करके होती है नॉर्मली। अगर एक ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें तो स्टॉक बना बनाया लाते हैं और बेच देते हैं, ओके। फिर आता है एडिशनल कैपिटल। अब जैसे मान लो 15 लाख रुपए लगाए थे हमारे ओनर भाई साहब ने, अब इनके पास पैसा आ चुका है, और तो इनको ये होता है कि भाई और पैसे की जरूरत है बिजनेस में, और लगा दो, तो दोबारा कैपिटल लगाने को क्या बोलते हैं, जो कैपिटल लगाई वो फिर एडिशनल कैपिटल होती है। एंड लास्ट में आता है डेप्रिसिएशन। ये एप्रिसिएशन का उल्टा, एप्रिसिएशन मतलब किसी चीज में इंक्रीमेंट होना, डेप्रिसिएशन किसी चीज में कमी आना। और ये क्या है, ये क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी असेट, जैसे बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग जो हमने ली है, क्या बिल्डिंग की वैल्यू कम नहीं होगी, जैसे मोबाइल है, फर्नीचर है, तो अगर मान लो मैंने एक फर्नीचर 1 लाख रुपए का लिया है, तो क्या 1 साल बाद 10 साल बाद उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए ही रहेगी, कम नहीं होगी? हाँ सर कम होगी। तो वो जो कमी आ रही है उसी को हम बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक। अब देखो इसको हम लिखें तो हम लिख सकते हैं रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू में कमी आना। और ये असेट कौन सी असेट होती है, जो लंबे समय तक हमारे साथ रहती है, इनको हम फिक्स्ड असेट बोलते हैं। और फिक्स्ड भी कैसी, टेंजिबल असेट, आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए डेप्रिसिएशन समझ लो, जहां लगेगा वहां लगा देंगे, ठीक। चलिए अब कैपिटल हमें समझ में आ चुकी है। कैपिटल के अंदर देखो, अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो 6 चीजें इंपैक्ट डालती हैं। तो कैपिटल का समझ लेते हैं कि भाई देखो ड्राइंग होगी तो भाई कैपिटल कौन है, कैपिटल है ओनर का पैसा, ओनर का पैसा। अब जब ओनर का पैसा है और मैं कह रहा हूं ड्राइंग का मतलब ओनर अपना पैसा निकाल रहा है, तो भाई ड्राइंग की वजह से कैपिटल तो कम होगी, तो माइनस करेंगे। एडिशनल कैपिटल यानी और कैपिटल लगाना, ओनर और कैपिटल लगा रहा है तो वो ऐड हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। एक्सपेंसेस, भाई खर्चे हो रहे हैं तो पैसा जाएगा ना, तो माइनस कर दो। इनकम, पैसा आ रहा है तो प्लस कर दो। फिर अगर लॉस हो गया तो भाई लॉस हो रहा है तो कुछ जा ही रहा है, तो ये क्या है, पैसा जो क्या है माइनस कर दो कैपिटल में। और प्रॉफिट जो है बेटा वो ऐड हो जाएगा क्योंकि वो हमारी कैपिटल को बढ़ाता है। प्रॉफिट और लॉस किसका किसका होता है, जो कैपिटल लगा रहा है ओनर, उस ओनर ने कैपिटल लगाई ही इसलिए है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, और हो सकता है लॉस भी हो जाए। तो जो भी कैपिटल लगाई, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दोनों की दोनों चीजें कहां, कैपिटल में जाके प्लस या माइनस हो जाती है। लॉस माइनस होता है, प्रॉफिट प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये 6 चीजें आप ध्यान रखो, बात खत्म, पैसा हजम। आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंस के बारे में। क्या, अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस और इनकम का ना अलग खेल चलता है। हम देखो हम क्या करते हैं, हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना, अकाउंटिंग ना 2 तरीके से होती है। एक होती है कैश बेसिस से, एक होती है कैश बेसिस पे, एक होती है एक्रूवल बेसिस पे। कैश बेसिस का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग तभी होगी, हिसाब किताब तभी होगा या तो पैसा आएगा या जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब मान लो मैंने आपको सामान बेचा और आपने कहा मैं पैसा बाद में दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सामान बेचा, ऐसा तो कोई सबूत ही नहीं रहेगा। मान लो मैंने आपको आज, अब 2023 है ना,
मैंने आपको आज सामान बेचा और आपने कहा मैं पैसा बाद में दूंगा, मैंने पैसा मांगा, मैंने पैसा मांगा, आप दे ही नहीं देते। ऐसे करते करते आपने 2 साल निकाल दिया, आपने 2025 में मुझे पैसा दिया, ठीक है। अब जो सेल हुई है वो बेटा कब की इनकम है फिर, 2025 की या 2023 की, बताओ। अब आपके मन में चिल्ला के एक आवाज आ रही होगी कि सर पैसा ही तो 2025 में मिला है, लेकिन जो हमारी कमाई है वो तो 2023 की है। ये आप क्यों बोल रहे हो? आप कैश बेसिस के हिसाब से नहीं बोल रहे हो। कैश बेसिस हमें क्या बोल रहा है? कैश बेसिस बोल रहे जब पैसा मिला तब की इनकम। तो आपको लोचा लग रहा है ना, तो यही लोचा भाई जो अकाउंटिंग करते हैं उनको भी लगता है। तो उन्होंने क्या करा कि भाई जो एक्रूअल बेसिस है ना वो ज्यादा करेक्ट है, तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से ही हम अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हम एक्सपेंसेस और इनकम को पढ़ने वाले हैं वो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक्सपेंस की। जैसे रेंट एक एक्सपेंस है कि भाई मैं कि कहीं किराए पे रह रहा हूं, मेरा ऑफिस जो है किराए पे है, मुझे रेंट पे करना है, तो वो उसकी एक डेट फिक्स होती है। मान लो हर 1 तारीख को मुझे रेंट देना होता है, तो अगर मुझे 1 तारीख को रेंट देना होता है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो कैपिटल में से माइनस होता है। 1 तारीख को होना। अब एक्रूअल बेसिस में पता क्या सिखाता है, जो भी हम कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस पढ़ रहे थे, एक्रूअल बेसिस बोलता है कि पैसा रिसीव हो या ना हो, लेकिन हमें यह देखना है कि जो चीज आप बिजनेस में कर रहे हो जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है वो हुई कब, ऑन द हैपनिंग ऑफ दैट ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट, तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो 2023 में अगर सेल हुई है तो होना यानी हैपनिंग ऑफ एनीथिंग वो कब हुई है बेटा, 2023 में हुई, तो तभी की इनकम है, तभी रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसे ही रेंट अगर 1 तारीख को देना हर महीने, तो 1 तारीख को माना जाएगा खर्चा हुआ, ना 1 तारीख से पहले ना 1 तारीख के बाद, पैसा कभी भी दिया हो, ठीक है। तो 1 तारीख को कैपिटल में से माइनस होगा वो, ना कि उससे पहले ना उसके बाद। लेकिन इसके 2 कंडीशन और निकल सकती हैं। हो सकता है कि हम डेट से पहले पैसा दे दें। अगर हम रेंट का एग्जांपल ले रहे हैं तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, वैसे तो हम एग्जांपल है रेंट, तो डेट से पहले अगर हम पे कर रहे हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने जो जो रेंट दिया वो एडवांस में दिया, तो इसलिए मैं उसको एडवांस रेंट या एडवांस एक्सपेंस बोल दूं। मेरा वो रेंट क्या है, एडवांस एक्सपेंस है, एक्सपेंस लिख रहा हूं मैं, एडवांस एक्सपेंस है। अब देखो हमेशा एक बात ध्यान रखो कि वो मेरा क्या है, एडवांस एक्सपेंस है। और एडवांस एक्सपेंस क्या होता है बेटा, कि अगर मान लो मुझे रेंट पे नहीं रहना, मैंने एडवांस में पैसा दे रखा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मैं तो जा रहा हूं, मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। और जो जाते जाते पैसा देकर जाए वो असेट होती है, ठीक है। यही समझने के लिए मैंने हिंदी में आपको ऐसा, ठीक है, काम चलाऊ सा एक क्या बोलते हैं, एक लाइन बता दी है एसेट को पहचानने के लिए। तो ये एडवांस एक्सपेंस क्या है बेटा, ये हमारी असेट होती है, ठीक है। सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और एक चीज मैं आपको इसके बारे में और बताता हूं, एडवांस एक्सपेंस जो होता है उसके लिए खास बात कि एडवांस में दिया है, यानी अभी तक 1 तारीख नहीं आई थी, उससे पहले दिया है, तो 1 तारीख नहीं आई, और मैं कह रहा हूं जब 1 तारीख आएगी तब हम मानेंगे कि खर्चा हुआ, तो इसका मतलब अभी तक खर्चा नहीं हुआ, तो एडवांस एक्सपेंसेस कैपिटल में से माइनस नहीं होते। बात समझ में आ रही है? चलो, दूसरा क्या हो सकता है, डेट के बाद, डेट के बाद भी नहीं दिया, एक्सपेंस पे नहीं किया, ये भी कंडीशन हो सकती है कि मेरा रेंट 1 तारीख को देना था, दिया ही नहीं अभी तक, 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई, 3 से 4, 5, 6, 10 हो गई, पैसा ही नहीं दिया। तो अब क्या है कि बार बार लैंडलॉर्ड आएगा, अरे भैया किराया दे दो, अरे भैया रेंट दे दो, रेंट दे दो, वो रोज सर पे आके तांडव करता है। तो हमारे सर पे एक बोझ है, उसका पैसा है ना, तो 1 तारीख के बाद वो पैसा जो रेंट मान लो हम 10,000 रुपए देते हैं, उस 10,000 रुपए पे हक किसका होता है, उस लैंडलॉर्ड का हो जाता है। तो वो बोलेगा मेरा पैसा मुझे दो। इसका मतलब क्या है कि किसी और का पैसा मेरे पास है, और अगर किसी और का पैसा मेरे पास है इसका मतलब मुझे लौटाना पड़ेगा। और लौटाया क्या जाता है बेटा, जो उधार लिया हो। उधार क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो जो डेट के बाद भी अगर हमने पे नहीं करा है एक्सपेंस, तो वो क्या है बेटा, वो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है। क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो क्या हो गया, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख देता हूं मैं, है ना। अब किसी और का पैसा है मेरे पास, तो वो लाइबिलिटी हुआ ना,
आ रही है बात समझ में? तो ये हिसाब किताब चल रहा है। और अगर 1 तारीख को पैसा दिया होता तो बात ही खत्म। कैपिटल में से माइनस होता और कैश में से भी माइनस होता, कैश भी पे कर रहे हैं ना, तो वो तो तीसरा केस अलग ही नॉर्मल वाला चल रहा है। इनकम के केस में अगर हम बात करते हैं तो इनकम में भी ऐसे ही 2 केस निकल के आते हैं। भाई मान लो मुझे 5 तारीख को मेरी इनकम मुझे रिसीव होनी चाहिए थी, है ना, 5th ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, 5th ऑफ एवरी मंथ मुझे इनकम रिसीव होनी चाहिए। तो 5 तारीख को मैं बोलूंगा अगर पैसा मिले या ना मिले, 5 तारीख को मैंने कमाई कर ली। ठीक, तो अब देखो इनकम के बारे में हम बात करते हैं कि 5 तारीख को मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें जरूरत पड़ गई, हमें गांव जाना पड़ा, तो हमने पैसा पहले ही ले लिया। तो हमने क्या करा, पहले, है ना, पहले इनकम रिसीव कर ली। लेकिन 5 तारीख तो आई नहीं थी, तो इसका मतलब क्या, है ना, इनकम क्रिएट नहीं हुई। यानी कमाया है नहीं, लेके बैठा हूं मैं पैसा। तो जब मैंने पैसा कमाया नहीं फिर भी ले लिया, तो किसका पैसा ले लिया? मान लो मेरी सैलरी थी, ठीक है, या मान लो डेटर से मैंने एडवांस में पैसा, मतलब जो हमारा कस्टमर उससे एडवांस में पैसा ले लिया। अब एडवांस में पैसा ले लिया तो पैसा मेरा है या उसका है? अभी तक तो मैंने उसको सामान बेचा ही नहीं, तो पैसा तो उसका है और उसका पैसा मेरे पास है। तो कभी भी अगर मान लो वो सामान ना ले, कहे मेरा पैसा वापस करो, तो लायबिलिटी हो गया। तो ये क्या है, ये हमारे लिए एडवांस इनकम है। क्या है? एडवांस इनकम है। और एडवांस इनकम ऐसा पैसा जो मेरा नहीं, मेरे कस्टमर का है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारी लायबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। फिर बात करते हैं कि 5 तारीख आ गई लेकिन पैसा नहीं मिला। ठीक है, 5 तारीख आ गई, पैसा नहीं मिला, यानी इनकम हो गई पर पैसा रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, मनी रिसीव नहीं हुई। अब इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई मेरी इनकम हो चुकी है लेकिन मेरे को पैसा मिल नहीं रहा, तो किसी से पैसा लेना है, और जिससे पैसा लेना होता है, जिससे पैसा मिलता है, वो हमारी असेट ही तो है। और ये क्या कहलाता है, इसको अगर हम प्यार से लिखें तो ये होता है आउटस्टैंडिंग, नहीं सर, इसको एक्रूड बोलो, एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं बेटा? एक्रूड, मतलब जो हो गई हो ऐसी इनकम। और ये हमारे लिए क्या होती है? असेट होती है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि भाई जो हम अकाउंटिंग करते हैं ना, अकाउंटिंग के अंदर ये जो अकाउंटिंग है ये है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। क्या है बेटा? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब डबल एंट्री कहने का मतलब क्या है कि हर चीज के 2 इम्पैक्ट पड़ेंगे, 2 इम्पैक्ट होंगे। हम कुछ भी करेंगे, जैसे आप भाई बहनों में लड़ाई होती है तो आपके भाई ने आपको एक खिंचा के दिया, आपके, है ना, दूसरे भाई ने आपको रिवर्स में एक दिया, तो आपने जब थप्पड़ खाया तो 2 चीजें हुई, एक तो आपने खाया, एक सामने वाले ने मारा। सर थोड़ा अकाउंटिंग वाला, बिजनेस वाला एग्जाम्पल दो। जैसे हम बात करते हैं सामान बेचने से, तो सामान बेचने में 2 काम हो रहे हैं, एक तो मैं सामान बेच रहा हूँ तो मेरा जो स्टॉक है वो कम हो रहा है, प्लस पैसा आ रहा है। 2 चीजें हो रही, हर चीज में 2 बात होगी। अगर मैं बात करता हूं कि मैंने कैपिटल, बिजनेस ओनर ने कैपिटल दी, तो कैपिटल कैश के फॉर्म में दी है, तो कैश भी आ रहा है और कैपिटल भी आ रही है, तो हर चीज में 2 बातें होंगी। यही अकाउंटिंग में आपको ढूंढना है और यही आपको सफल बनाएगा। ठीक है, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब है कि हर चीज के 2 इम्पैक्ट होंगे, और यही अगर आप समझ गए, और ये चैप्टर कराते भी पहले इसीलिए है कि आप ये चीज़ समझ जाओ, और समझ गए तो आपको अकाउंटिंग आनी शुरू हो जाएगी। ये बेसिक चैप्टर है, इसके बाद बड़े होकर आप डेबिट क्रेडिट सीखोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। पहला पॉइंट दिया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स 30,000। तो जो ओनर है उसने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश दिया अपने बिजनेस को और 30,000 रुपये का स्टॉक दिया।
तो भाई देखो, जो भी दिया हो सारा मिलाकर के कैपिटल होता है। तो दो चीजें हो रही हैं कि ये दोनों चीजें मिल रही हैं, पहला पॉइंट तो ये, और दूसरा कैपिटल बढ़ रही है। कैपिटल कितनी बढ़ी? 50 और 30, 80,000 रुपए से बढ़ेगी। चलो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ट्रांजैक्शन, यहाँ पे असेट लिखा है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा क्लियरली। हाँ ओके। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, तो कैश कितना? 50,000 रुपये दिया। ठीक है, स्टॉक कितना दिया? गुड्स यानी स्टॉक कितना दिया? 30,000 रुपये दिया। अब कैपिटल कितनी हो गई? 80,000 रुपये हो गई। समझ में आ रहा है? फिर आगे बढ़ो, ये वाला पॉइंट हमने कर लिया। सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स, हमने गुड्स परचेज करे और फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट मतलब उधार खरीदे। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम स्टॉक उधार खरीदते हैं, बिजनेस स्टॉक उधार खरीद रहा था, वो उससे क्या हो रहा है? क्रेडिटर बन रहा है सामने वाले जिससे हमने सामान उधार खरीदा है। तो हमने स्टॉक खरीदा, गुड्स खरीदे दो तरीके से, कैश में खरीदे, नगद खरीदे 30,000 रुपए के, और उधार खरीदे करंट से। ठीक है, करंट से 20,000 रुपए के। टोटल कितने स्टॉक खरीदा हमने? 50,000 का। तो स्टॉक कितने से बढ़ेगा? 50,000 से बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरा इंपैक्ट क्या है? दूसरे इंपैक्ट के दो हिस्से हैं। एक है कैश 30,000 रुपए से कम होगा, और करंट है, करंट हमारा क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी उधार बढ़ गया, तो उसको ऐड कर देंगे उधारी में। ठीक है, चलिए, तो स्टॉक हमारा कितना? अभी कैश में 30,000 रुपए जाएगा, पहली बात तो हमने ये देखी। और स्टॉक में क्या होगा? स्टॉक में 50,000 का स्टॉक आएगा। क्रेडिटर हमारा करंट, ये क्रेडिटर लिखा हुआ है, तो क्रेडिटर हमारा कितना हो गया? क्रेडिटर हमारा 20,000 रुपए का हो गया। ठीक है, तो एक इंपैक्ट ये हो गया, एक इंपैक्ट ये हो गया, और दो इंपैक्ट, दूसरा इंपैक्ट ये हो गया मिला करके, है ना। और बाकी तो देखो, यहाँ पे पहले कुछ था ही नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं था, और कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आया। अब बेटा देखो, जो भी हम अब जोड़ने घटाने लायक हो चुके हैं, पहले तो सिर्फ 50,000 था, इसमें क्या जोड़े? तो अब नीचे कुछ और ट्रांजेक्शन है जिनको हम एडजस्ट करेंगे और न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो अब हर बार जब भी कुछ होगा तो हम न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, फिर कुछ होगा तो फिर हम न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, और ये बनाते चलो। ठीक है, तो 50,000 में से 30,000 गए तो 20,000 बचे हमारे, और 30,000 का स्टॉक था, अब 50,000 का और आ गया, तो 80,000 का स्टॉक हो गया। क्रेडिटर जीरो थे, अब 20,000 रुपए के और आ गए। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास अभी नहीं है कुछ, और कैपिटल हमारी 80,000 रुपये जिंदाबाद। ठीक, अब बात करते हैं फिर से थर्ड पॉइंट की करते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000, 40,000 रुपए के जो गुड्स हैं वो हमने बेच दिए 55,000 रुपए में। ऑब्वियसली भाई, है ना, यहाँ पे हम प्रॉफिट कमाने आए हैं, तो जो चीज़ हमें जितने की पड़ती है उससे ज़्यादा की ही बेचेंगे। तो मजा तो इस बात का आया कि 40,000 की चीज़ 55,000 में बेची, तो इससे क्या हुआ? इससे 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? है ना, 15,000 का प्रॉफिट हुआ। अब मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है? कैपिटल में ऐड होता है। अब 40,000 का स्टॉक बेचा तो स्टॉक माइनस हो जाएगा, स्टॉक जाए बेचूंगा तो कमी तो होगा, तो माइनस करूंगा स्टॉक में से। और 55,000 रुपए, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, यानी हमने कैश में क्या कहते हैं पैसा मिला होगा, तो कैश हमारा 55,000 रुपए से बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? तो देखो भाई, कैश 55,000 रुपए से बढ़ा क्योंकि 55,000 का स्टॉक बेचा है। ठीक है, स्टॉक था कितने का? 40,000 का, तो स्टॉक में से 40,000 माइनस कर देंगे। क्रेडिटर पे नो इम्पैक्ट, रेंट पे नो इम्पैक्ट, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा 15,000 रुपए का। अब 15,000 ऐड हुए 80,000 में, तो क्या बना? 95,000 बना, और ये 20,000 का 20,000 ही रह गया बेचारा। फिर स्टॉक 40,000 का 80 में से तो 40,000 ही बचे, 80,000 का था, 40,000 चले गए तो 40,000 बचे, और 20,000 हमारे पास कैश था, 55,000 रुपये और आ गया, तो 75,000 रुपीज़ हमारे पास कैश हो गया। देखो बहुत सिंपल है, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक, अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट हमें कहते हैं विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। मैंने आपको बताया पर्सनल यूज़ के लिए जो भी हम करते हैं वो हमारी ड्राइंग्स कहलाती हैं, और ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स माइनस होती हैं कैपिटल में से। ठीक है, कितना? 10,000 रुपये। तो भाई कैश निकाले तो कैश भी कम हो रहा है और कैपिटल भी कम हो रही है ना। चलो, तो 10,000 रुपये कैश माइनस कर दो,
और कैपिटल में से भी 10,000 रुपये माइनस कर दो। तो क्या आया भाई, अब न्यू इक्वेशन बनाएंगे 85,000 रुपये। और यहाँ पे कैश कितना बचा, 65,000 बचा, प्लस 40,000 का अपने पास स्टॉक रखा ही हुआ है। अब आज जो 5th पॉइंट पे, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2,000 आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब मुझे रेंट पे करना था, मैंने रेंट पे नहीं किया है, समय निकल चुका है लेकिन अभी तक मैंने पे नहीं किया। तो खर्चा तो हो चुका है, खर्चा तो हो चुका है, जिस डेट पे रेंट अकर होने वाला था वो डेट निकल चुकी है, खर्चा हो चुका, तो कैपिटल में से माइनस होगा। और पैसा नहीं दिया तो अब जो लैंडलॉर्ड है वो मेरे लिए कौन बन जाएगा भाई, लायबिलिटी बन जाएगा। और इस लायबिलिटी का नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, तो देखो भाई, तो कैश में, कैश तो दिया ही नहीं, स्टॉक का कोई लेना देना नहीं है रेंट से, क्रेडिटर का भी कोई लेना देना नहीं है। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है बेटा वो बढ़ेगा, कितना कितना था, 2,000 रुपये था। ठीक है, तो 2,000 रुपये, और खर्चा हो चुका है, भले ही पे ना कराओ तो कैपिटल में से तो माइनस होगा ही ना। तो 85 में से 2,000 गए तो 83,000 बचे। ठीक है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 का है, क्रेडिटर 20,000 रुपये के हैं, और स्टॉक 40,000 का है, और 65,000 का कैश। अब हमेशा एक बात को ध्यान रखो, वो ध्यान क्या रखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हो और इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होती है। तो जितनी भी हमने अकाउंट न्यू इक्वेशन बनाई है तो वो सारी इक्वेशन आप जोड़ो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। देखो 20 और 80 1 लाख, 20 और 80 1 लाख, फिर 75 और 40 कितना हो गया बेटा, 1,15,000, और यहाँ पे 95 और 20,000 ये भी 1,15,000। जितना हर बार देखो, तो ये रीचेक करने का एक तरीका, रीचेक कर सकते हो आप चीज़ों को। ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गलत होगा तो आप मैच करके देख लो। ठीक है, 99% मतलब आपका सही होगा अगर आपने इक्वेशन यहाँ पे मैच करी हुई है तो। ठीक है, टोटल आपका बराबर आ रहा है दोनों साइड का। तो ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा। और ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम आगे करते हैं एक और तरह के क्वेश्चन। ये 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तरह का क्वेश्चन ये है, इससे अगली तरह का क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं, और उसको करने के लिए हमें समझना पड़ेगा टाइमलाइन को। टाइमलाइन के थ्रू हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ईयर, कि हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू होता है। तो भाई अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है, और अकाउंटिंग ईयर एंड कब होता है, साल, है ना, साल कब एंड होता है, 31 मार्च को, वो भी अगले साल की। यानी अगर 1 अप्रैल 2023 को हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ तो ये अकाउंटिंग ईयर खत्म कब होगा, 31 मार्च 2024 को खत्म होगा बेटा, अगले साल की मार्च में, है ना। अब देखो ये है ओपनिंग डेट, क्या है बेटा, ओपनिंग डेट। ये क्या है, ये क्लोजिंग डेट, साल खत्म होने की, बंद करने की। तो यहाँ पे कैपिटल असेट लायबिलिटी होंगी, वहां पे भी कैपिटल असेट लायबिलिटी होंगी। तो ये ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग असेट, ओपनिंग लायबिलिटी है, ये क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग असेट और क्लोजिंग लायबिलिटी है। ये बात समझनी है। और मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मैंने आपको बताया है कि भाई साल, ये पूरे साल भर हम काम करेंगे तो कैपिटल में क्या क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सीखने वाले हैं, दूसरे तरह का क्वेश्चन, वो कैपिटल पे फोकस ज्यादा करेगा। ठीक, कैपिटल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, उन 6 चीजों पर। तो सुनो ध्यान से, तो पूरे साल भर हम काम करेंगे तो कैपिटल में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ड्राइंग माइनस हो सकती है, हाँ सर पढ़ाया था। एडिशनल कैपिटल ऐड हो सकती है, हाँ सर पढ़ाया था। लॉस माइनस हो सकता है, जी सर। और प्रॉफिट क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। और लॉस की जगह आप एक्सपेंस को भी माइनस करेंगे, और प्रॉफिट यानी इनकम वो भी हम प्लस करते हैं। तो ऐसा होता है। अब क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम पता है कहाँ देगा, प्रॉब्लम ये देगा कि आपको ना क्लोजिंग डेट दे देगा कि क्लोजिंग पे कैपिटल इतनी, ये तो हमसे पूछ लेगा बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी, तो हमें उस वजह से वापस आना पड़ेगा। तो ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, लेकिन जब वापस आना पड़ेगा तो हमें इस कैलकुलेशन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अब रिवर्स का मतलब क्या, हर चीज उल्टी करेंगे। ड्राइंग माइनस हुई थी, मैं ड्राइंग को अब ऐड करूंगा ताकि मैं यहां से वापस पहुंच सकूं। ठीक है, मैंने एडिशनल कैपिटल ऐड करी थी, अब मैं माइनस करके दिखाऊंगा इनको। मैंने लॉस को माइनस किया था, अब लॉस को मैं ऐड करूंगा, और प्रॉफिट को मैंने ऐड किया था, मैं प्रॉफिट को माइनस करूंगा ताकि मैं यहां से वापस पहुंच सकूं। समझ में आ रही है बात।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब अगले तरह का क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 3 लाख, कैपिटल गिवन है आपको 3 लाख रुपए की, एंड लाइबिलिटीज आर 50,000, लॉस 70,000, कैलकुलेट द टोटल असेट। तो देखो हमने पढ़ा हुआ है कि असेट निकालिए ना, तो असेट का फॉर्मूला क्या है? असेट का मतलब होता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी तो सीखा हमने। असेट पता नहीं है तो लाइबिलिटी आपको गिवन है, कह रहे हैं कि हमारी लाइबिलिटीज 50,000 है। हमने कहा अभी करके देते हैं इसको। कैपिटल हमें 3 लाख रुपए दे रखी है, लेकिन हमें ना लॉस भी दिया है 70,000 का, तो लॉस तो कैपिटल में से ही माइनस होगा। तो 50,000 की लाइबिलिटी और ये पूरी कैपिटल, तो 50,000 प्लस 3 लाख में 70,000 जाएंगे, 2,30,000 बचेंगे। तो क्या आ गया हमारा टोटल असेट? आ गई हमारी 2,80,000 रुपए। ठीक है, 2,80,000 रुपए। था ना सिंपल? सर आप करा सिंपल रहे हो, इससे भी मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। हाँ भाई होते हैं, कर लो एक और। शिकायत सिंह स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। अब बेटा देखो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो डेट्स दी जाएंगी। अब आपको डेट दी 1 अप्रैल, तो समझ जाओ ये ओपनिंग है, और इस डेट पर जो भी डाटा देंगे वो ओपनिंग डाटा होगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल ओपनिंग विद ए कैपिटल ऑफ ₹25,000। तो ये जो कैपिटल है ये ओपनिंग कैपिटल है। एंड अ लोन क्या है भाई? 12,500, ये भी ओपनिंग लाइबिलिटी है। बोरोड फ्रॉम विकास से लिया था उधार हमने। ड्यूरिंग 2021-22 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। तो साल के दौरान है ना, ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने क्या करा है भाई? इंट्रोड्यूस करा है एडिशनल कैपिटल, पैसा और दिया है 12,500 रुपए। एंड हैड विदड्रॉन 7,500, और 7,500 रुपए निकाले भी हैं पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग करी है। तो ये तो पता ही है एडिशनल कैपिटल ऐड होती है और ड्राइंग माइनस होती है। ऑन 31 मार्च 2022 हिज असेट्स वर, अब देखो यहां पर क्लोजिंग डेट दे दी, बेटा इस चीज का ध्यान रखना आपको। क्लोजिंग असेट दे रखी है आपको 75,000 रुपीज। अब ऊपर आपको कैपिटल और लाइबिलिटी दे रखी है, लेकिन वो ओपनिंग की है, और जो आपको असेट दे रखी है वो क्लोजिंग की है। तो आप ये मत कर देना ये वाली असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कभी नहीं होगा। क्लोजिंग में क्लोजिंग असेट, क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग कैपिटल का एक साथ फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो गलती से भी गलती मत करना। फाइंड आउट हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2022 एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो इन्होंने हमसे पूछा ये है कि भाई एक तो पहले हमें बता दो कैपिटल क्या है क्लोजिंग वाली, और हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी बता दो। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा। हमें यहाँ पे एक लाइबिलिटी दी थी, लोन दिया था विकास से, जो हमने 12,500 का लिया था ओपनिंग में। पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी कि हमने ये लोन पे किया है। तो जो ओपनिंग में 12,500 रुपए का लोन था वो आज तक यानी 31 मार्च तक भी, क्लोजिंग डेट तक भी लोन रहा होगा। तो यही हमारी ओपनिंग लाइबिलिटी, यही हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या है? क्लोजिंग लाइबिलिटी है, क्लोजिंग लाइबिलिटी और क्लोजिंग असेट है, तो मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल लूंगा। ठीक है, तो लो भाई अब कैपिटल निकालते हैं। तो कैपिटल कैसे निकलेगी? देखो असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है ना, लेकिन हमें चाहिए कैपिटल, हमें इसका फॉर्मूला चाहिए। तो बेटा जो लाइबिलिटी है उसको मैं इधर लेके चला जाऊंगा, तो प्लस की चीज माइनस की हो जाएगी। तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या बनेगा? कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। समझ में आ रही है बात? तो यही फॉर्मूला लगाते हैं। चलो क्या है? कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। तो असेट कितनी? 75,000, लाइबिलिटी कितनी? 12,500। तो क्या आया? 2,500 घटाओ तो 2,500 बचा, तो ये आया 62,500। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 25,000 थी। अब ध्यान से देखो कि क्लोजिंग कैपिटल बनी कैसे होगी। क्लोजिंग कैपिटल कैसे बनी होगी कि भाई जो ओपनिंग कैपिटल थी उसमें से ड्राइंग माइनस हुई होंगी। ठीक है, एडिशनल कैपिटल ऐड हुआ होगा,
और प्रॉफिट या लॉस आया होगा, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस आया होगा, उसको भी क्वेश्चन मार्क में डाल देते हैं, ठीक है, लिख ही दूँ, लिख ही देता हूँ भाई। मान लो प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, नेगेटिव में आया तो लॉस लिख लेना, ऐसे ब्रैकेट में लॉस करके लिख लो और लॉस को ब्रैकेट में डालना, नेगेटिव बैलेंस है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल अभी निकाली 62,500 रुपये, ओपनिंग कैपिटल हम 25,000 रुपये दिए, माइनस करेंगे ड्राइंग, ड्राइंग कितनी है भाई, ड्राइंग 7,500 रुपये, और एडिशनल कैपिटल अगर हम देखें तो 12,500 रुपये, और इसका हमें पता नहीं। अब बेटा देखो ध्यान से, प्रॉफिट या लॉस इधर ही छोड़ दो और बाकी सारी चीजें उधर ले आओ, ठीक है। तो प्रॉफिट एक साइड पे, और देखकर लग रहा है प्रॉफिट ही आएगा, तो 62,500। अब ये चीज इधर आएगी तो प्लस की थी माइनस हो जाएगी, 25,000 माइनस, ये माइनस का था ये प्लस हो जाएगा, रिवर्स हो रहा ना, मैंने बोला था रिवर्स होगा सब कुछ, रिवर्स कैलकुलेशन, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लो भाई प्रॉफिट निकालते हैं, मैं 12,500 पहले माइनस कर लूं, 50,000 आ गया, 25,000 माइनस कर लूं, 25,000 आ गया, और उसमें 7,500 रुपये ऐड कर लेता हूँ, क्या आ गया 32,500। तो बेटा प्रॉफिट कितना हुआ है हमारा, 32,500 हुआ है, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये वन शॉट बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है जो अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर जाइए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा का पूरा अकाउंटिंग जबरदस्त तरीके से सॉलिड कर लेंगे। 11th क्लास बेटा बहुत जरूरी है, यहाँ पे गड़बड़ करोगे तो भाई 11th के बाद 12th में दिक्कत होगी, आगे जब तक अकाउंट पढ़ोगे दिक्कत होगी। ये बेस है, डेबिट क्रेडिट यहीं सिखाए जाएंगे, आगे कभी नहीं सिखाए जाएंगे। तो अगर आपने यहाँ पे गड़बड़ करी तो फिर जिंदगी भर प्रॉब्लम रहेगी। अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस अच्छा करना है ना तो डिटेल में पढ़ते रहिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करना आपका कर्तव्य बनता है। एजुकेशन स्प्रेड करो सबके साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भाई आपको क्लास कैसी लगी, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बनता है क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो और आई बटन में बहुत सारी वीडियोस आपके लिए वेट कर रही हैं, तो उसको जाके चेकआउट जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।